परमाणु की धमकी अब पुरानी बात हो चुकी है। भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। अब जो बोलेगा वो गिरेगा, जो छुपेगा वही मारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राष्ट्र को संबोधित किया तो शब्द नहीं चेतावनी बरसी, और वो भी सीधी, साफ और निर्णायक चेतावनी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लिए लफ्ज नहीं लकीरें खींच दी है। उन लकीरों में सबसे मोटी लाइन थी न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भारत की नो टॉलरेंस की पॉलिसी। पीएम मोदी ने दो टूक में कहा, अगर कोई देश न्यूक्लियर धमकियों की ओट में आतंक पालने की सोच रहा है तो अब भारत उसका मोहल्ला नहीं है। मुख्यालय तबाह करेगा, अब डर नहीं, दबाव नहीं और बिल्कुल भी सहन नहीं। भारत अब परमाणु शब्द से नहीं, प्रहार से अपनी नीति तय करेगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लिए नई लकीर खींच दी है। यह सिर्फ बयान ही नहीं, भारत की बदलती नीति का ऐलान है। अब भारत अपने समय पर, अपनी शर्तों पर और अपने ही अंदाज में जवाब देगा। वो जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान सिर्फ सुनेगा नहीं, भुगतेगा भी। पाकिस्तान को संदेश साफ है, न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेल की राजनीति बंद करो, वरना सटीक वॉर के लिए तैयार रहो। क्योंकि अब भारत धमकियों का मोहताज नहीं है। भारत अब हिसाब करता है और पूरा का पूरा हिसाब करता है। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश देश के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिया है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ये जो आप बयान सुन रहे थे पीएम मोदी का, ये दरअसल कल रात 8 बजे का बयान था, जब वो नेशन को एड्रेस कर रहे थे। और नेशन ही नहीं, मुझे लगता है उन्होंने देश दुनिया के कोने कोने तक हर उस इंसान को ये बात कही है कि कैसे हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार, हमारे देश का हिंदुस्तान, हमारे देश के लोग सेना के साथ है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल किसी भी शब्द में एड्रेस नहीं किया जाएगा। उनका आज की तस्वीर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए, तस्वीर बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर है भारत के सैनिकों की। ये तस्वीर है जो हमारे देश को बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हम सबको सुरक्षा देते हैं, हमारे आज को सुरक्षित करते हैं, हमारे कल को सुरक्षित करते हैं। ये उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर है भारत के शीर्ष नेतृत्व के उन सैनिकों से मिलने की। ये तस्वीर ये दर्शा रही है कि कैसे आज जब पीएम मोदी मिलते हैं तमाम सैनिकों से और वो एड्रेस करते हैं, तो क्या संदेश सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि दूर दराज बैठे हर किसी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सोडी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार बातें सामने आ रही है। यूके देवनाथ जी, किस तरह से आप पीएम मोदी के इस एड्रेस को देखते हैं? कल जब उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, आज जब सैनिकों से मुलाकात की, एड्रेस किया, और एक बात साफ रखी है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो एक वक्त पर भारत की रिएक्ट करने की पॉलिसी रहती थी, क्या इससे ये समझा जाए कि अब भारत एक्ट करेगा, फ्रंट फुट पर एक्ट करेगा, वेट नहीं करेगा? जी हाँ, मोदी जी का जो कल रात का 8 बजे का देश को संबोधन था और आज एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर से जो उन्होंने देश को संबोधित किया, ये देश के नागरिकों के लिए था, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए भी था, और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड ऑडियंस के लिए भी था। तो देश में हमारी फौज आज बहुत खुश है, मोराल बहुत हाई है। हमारे फौजी जब मोदी जी को अपने बीच में देखे तो उनका सीना और चौड़ा हो गया। देश के नागरिकों को भी भरोसा हुआ कि मोदी जी जो भी कार्रवाई करेंगे मजबूती से करेंगे, ताकि पाकिस्तान भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों को भारत के अंदर या कश्मीर में हवा ना दे। पाकिस्तान की आवाम के लिए भी था दोनों ही एड्रेस, पाकिस्तान के लीडर्स और उनकी मिलिट्री लीडर्स के लिए भी था, पॉलिटिकल, मिलिट्री और आईएसआई वालों के लिए खास तौर से, कि मोदी जी कुछ नया करने वाले हैं, जो कि उन्होंने 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले दिन और रात को करके दिखा दिया। तो अगले बार अगर पाकिस्तान कुछ
आतंकवादी कार्रवाइयों को करता है, तो उनको वही किया जाएगा जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने करके दिखाया। और मुझे लगता है उनके ऑपरेशन हवाई अड्डे सिंदूर तक की पहुंच गूंज जाएंगे। आप देखिए हर लेवल, हर इंटरनेशनल फोरम पर पहुंची है, हर इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया है। किसी ने कुछ हेडलाइन दी है, किसी ने कुछ हेडलाइन दी है। लेकिन जे सोडी साहब ये बताइएगा, फोर्सेस को आप अच्छे से समझते हैं, कैसा महसूस होता होगा हमारे देश के सैनिकों को जब हमारे देश की टॉप लीडरशिप उनसे मुलाकात करती है? उनको क्या एहसास होता होगा कि उनका ऑपरेशन कितना बेहतरीन रहा? वो डिफेंस को लेकर जो ऑपरेशंस करते हैं, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इससे पहले भी तमाम जो ऑपरेशंस हुए हैं, क्या फील फैक्टर रहता होगा? क्या ये वो तमाम चीजों में से एक मानी जाती होगी जिनसे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ता होगा? जय हिंद कंचन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रधानमंत्री मोदी का कल रात का भारत को संबोधन और आज एफओ स्टेशन आदमपुर में सैनिकों से बातचीत से 3 बड़े संदेश निकले। पहला संदेश कि भारत अब एक्टिव मोड पे है और अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की उसे इससे भी बड़ा मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरा संदेश ये निकला कि भारत सरकार पूरी तरह से भारतीय शस्त्र बल के साथ खड़ी है। भारतीय शस्त्र बल कोई भी एक्शन लेंगे, भारत सरकार उनके साथ है। और तीसरा जो बड़ा संदेश निकला कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एफओ स्टेशन में जाके 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के बिहाफ पे भारतीय सैनिकों को धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड दिखाया। जिस तरह से उन्होंने 88 घंटे बिना सोए, बिना खाना खाए, उन्होंने दिन रात भारत माता की रक्षा की। कंचन जी, जो आपका सवाल है कि कैसे लगता है एक सैनिक को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी 21 साल की सर्विस में कई ऐसे मौके आए जब देश के बड़े बड़े नेता आए और जो वो फीलिंग होती है शायद मैं बयान नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा उससे जोश जज्बा बहुत गुना बढ़ जाता है। उसे शरीर में ऐसी कपकपी आती है कि उसका मैं बयान भी नहीं कर सकता। कि हर सैनिक के लिए फक्र का एक मोमेंट होता है जब देश के बड़े औहदेदार उनकी यूनिट में, उनकी फॉर्मेशन में आए और देश के प्रधानमंत्री का किसी भी एफओ स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन या नेवल शिप पे जाना बहुत ही फक्र की बात होती है। किसी सैनिक के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एफओ स्टेशन में जाके वही चीज दिखाई कि वो पूरी तरह से भारत शस्त्र बल के साथ खड़े हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जैनी साहब, पीएम मोदी के एड्रेस को आप किस तरह देखते हैं? चाहे वो कल नेशन को एड्रेस करना हो या आज सैनिकों से मुलाकात करके, वो भी एक एड्रेस मुझे लगता है देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस था कि किस तरह हमारा देश जो है, हमारे देश का एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति, उसकी रग, उसका दिमाग, उसका सब कुछ देश के सैनिक के साथ खड़ा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी की थ्रू फोर्सेस के लैंग्वेज में इंटरनेशनल लेवल पर की गई है, जब वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म और पीओके को लेकर बात होगी? थैंक यू कंचन, मैं आपको जय हिंद बोलता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आके मैं आपके चैनल पे कुछ अपने विचार रख सकूं। देखिए, हमारे फौज में एक कहावत है दैट द लीडर मस्ट बी सीन एंड नॉट ओनली हर्ड। द लीडर मस्ट बी सीन। जब तक वो लीडर सामने दिखेगा, हमारा मोटो होता है फॉलो मी, फॉलो मी। ये नहीं कि आप चलो मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। हम बोलते हैं फॉलो मी, मतलब मैं आगे आगे हूं, तुम आओ बेटा, साथ चलते हैं। तो ये स्पिरिट है, ये जज्बा है, ये अंदर का जो है वो मोरल का एस्पेक्ट है। तो एक कोई भी लीडर हो, मिलिट्री लीडर हो, चाहे सिविलियन लीडर हो, चाहे यूनियन लीडर हो, चाहे मैं कहता हूं सफाई वालों का लीडर हो, जब वो खुद झाड़ के सामने आ जाता है तो आप देखो कि उसके जो वर्कर्स होते हैं उनमें कितना जोश और कितनी पहल और कितनी अगुवाई होती है उनकी। अब रही प्राइम मिनिस्टर की बात, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका इस समय देश के प्रति एक संबोधन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि देश में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग विचार, अलग अलग ख्याल
अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग इंप्रेशंस, अलग अलग परसेप्शंस में झुलस रहे थे। तो इसलिए मोदी साहब ने क्लियर कर दिया क्या मकसद था सिंदूर का, क्या हल हुआ और आगे हम क्या करेंगे। एक देश का विचार उन्होंने लोगों के जहन में डाल दिया, और जब नेचुरली देश के जहन में डालते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी देखता है। यही चीज न्यूयॉर्क में भी दिख रही होगी, यही चीज लंदन टाइम्स में भी दिख रही होगी, और यही चीज हर जगह पब्लिश होगी। तो पूरे वर्ल्ड को एक ये बात क्लियर हो जाती है व्हाट इंडिया मीन्स, व्हाट इंडिया हैज डन, व्हाई इट हैज डन दैट एंड व्हाट इट इज केपेबल ऑफ डूइंग। तो आपका सवाल यही है, और मैं कर्नल सोडी से पूरा सहमत हूं कि जब लीडर हमारा सामने आता, मैं तो खुद अपने 42 साल की सर्विस का आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जब कभी भी हम देखते थे कि मामला डामाडोल है और शायद जवान लोग शायद थोड़ा ढीले ढाले होंगे, खुद हम पहुंच जाते थे और फिर बोलते थे अरे जनरल के जवानों के जनरल साहब आ गए हैं, साहब आप आ गए, अब आप हमें आदेश दीजिए, अब हमें हुक्म दे दीजिए। पराक्रम में यही हुआ, 6 महीने हम लोग डिप्लॉयड रहे पूरे बॉर्डर पे। लोग अपने बनियान से हवा कर करके पसीना अपना कर करके इंतजार कर रहे थे कि कोई आदेश मिले। बड़ा मोराल थोड़ा सा डाउन हो रहा था जवानों का कि भाई कोई आदेश क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हमको 6 महीने डिप्लॉय करके रखा है बॉर्डर पे। लोग जाते थे, उनको बताते थे कि क्या रीजन है, क्या नहीं है, और कब हम जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो इससे बहुत ही मनोबल बढ़ता है। कोई भी लीडर अपने वर्कर्स के साथ में होगा, मनोबल बढ़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है जब पीएम मोदी पहुंचे थे, और इसी को लेकर चर्चा भी हो रही है। देवनाथ जी, S-400 पर पाकिस्तान ने खूब झूठ परोसा, इतना झूठ परोसा कि मतलब जिसका कोई आंसर ही नहीं है हम सबके पास। उनसे इंटरनेशनल मीडिया पर भी सवाल किए गए तो वो सोशल मीडिया का को कोट करते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर MiG-29 S-400 के साथ तस्वीर दिखाना क्या दर्शा रहा है, भारत की कितनी ज्यादा शक्ति है और कैसे पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब किया गया है। मुझे लगता है ये एक हाइंडसाइट में पीएम मोदी के जरूर होगा कि ये तमाम खबरें जो पाकिस्तान चला रहा है उनको कंप्लीटली खारिज करो और दिखाओ कि हमारा S-24 कितना लंबा खड़ा है। जी हाँ कंचन जी, पाकिस्तान जो है एक साइकोलॉजिकल वॉर, मीडिया वॉर चलाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से। उसमें उसको लगता है कि सक्सेस मिल रही है, लेकिन आदमपुर वाली झूठ खबर जब उसने फैलाने की कोशिश की तो तुरंत ना सिर्फ भारत की सरकार के अलग अलग तंत्रों ने, वरन फेक अलर्ट वालों ने भी तुरंत पाकिस्तान के लोगों को बता दिया कि ये गलत न्यूज़ है। हाँ, आदमपुर का एक सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि वहां गए हैं तो दिखा सकते हैं पूरे दुनिया को, खासतौर से पाकिस्तान की आवाम को, कि आदमपुर एयरफील्ड जो है एकदम सेफ है, इंटैक्ट है। हम पीछे देख सकते हैं MiG-29 खड़ा है, तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। S-400 और MiG-29 इन्हीं को लेकर पाकिस्तान झूठ परोस रहा था। और अब देवनाथ जी ये समझिए और कोई नहीं, हमारे देश के टॉप लीडर पीएम मोदी वहां जाते हैं। कितना बड़ा मैसेज है ये। मैसेज तो डोनाल्ड ट्रंप को भी गया होगा जो इस मीडिएशन का क्रेडिट ले रहा है लगातार। जी हाँ, मोदी जी जो हैं, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, मोदी जी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं, आगे से लीड करते हैं। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर बात है रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अगली बार JD वांस पार्टी के नॉमिनी होंगे प्रेसिडेंशियल पद के लिए, तो उनको अमेरिका के लोगों को एक मैसेज देना है कि रिपब्लिकन पार्टी ही इस तरह के लीडर्स को पैदा कर सकती है, JD वांस जैसे, जो कि अमेरिका को दुनिया में आगे रख सकती है और दुनिया में जितने छोटे मोटे लोग हैं जो देश जो लड़ते रहते हैं उनको कंट्रोल में रख सकती है। ये अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी की एक रिक्वायरमेंट है। हाँ, उन्होंने अगर थोड़ा सा सब्र किया होता और इंतजार किया होता चंद 1 घंटे का, पहले भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री को बयान दे देते कि सीज फायर का ऐलान हो गया है। उसके बाद मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी चवन्नी अठन्नी फेंक सकते थे।
लेकिन मतलब मुझे मैं लगता है कंचन जी देवनाथ जी, आपको ये दैट्स बताना चाहता टिपिकल हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। मैं आऊंगी आपके पास। सोडी साहब एक बात बताइएगा, इन सब का जो कुछ हमने पिछले दिनों देखा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, कई सारे फैक्चुअल डेटा मीडिया के सामने रखना और विद एविडेंस, ताकि इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तान जैसे मुल्क जो गलत कोट करते हैं उनको भी एविडेंस मिले। इन सब के बीच में जब सीज़फायर का ऐलान किया जाता है और इंतज़ार किया जाता है कि दोनों मुल्क अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने समय अनुसार इस बात की घोषणा करेंगे, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्यों इनिशिएट करते हैं इसका ट्वीट? सबसे पहले हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से लगातार बातचीत हुई होगी, उनका अपना ट्रेड है, लेकिन इतने बड़े सीज़फायर का क्रेडिट खुद पर ले लेना, क्या वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई ग्लोबल पीस मेकर हैं? जैसे रशिया यूक्रेन का भी उन्होंने अपने कैंपेन में बोला था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कंचन जी, आपके प्रश्न से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जब दो देश क्रिकेट खेलते हैं और जो दो टीम क्रिकेट खेलती है, जो टीम बैटिंग करती है और उसे पता चलता है बस उसे एक रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन वो जीत के लिए छक्का मारते हैं, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक होता है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस में जाके एक मास्टर स्ट्रोक किया, जिसमें उन्होंने एक विजिट में पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे सारे हवाई जहाज ठीक है, हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ठीक है। यानी कि जो लोग झूठी बातें भारत के बारे में फैला रहे थे, उनको एक मुंह तोड़ चांटा पड़ा है। अब कंचन जी, मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को तो बंद करवा नहीं पाए। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था, मैं सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा दूंगा। 125 से ज्यादा दिन हो गए हैं, वो युद्ध तो खत्म हो नहीं रहा। फिर उन्होंने इजराइल हमास युद्ध को सीज फायर कराया एक दिन पहले सत्ता में आने के, पूरा उसका क्रेडिट लिया, लेकिन कुछ दिन में वो भी सीज फायर टूट गया। तो अब उन्हें कुछ ना कुछ फेस सेवर चाहिए था। मैं मानता हूं कि बातचीत हो रही होगी टेलीफोन पे, कई देशों की बातचीत हो रही होगी, कई देश कह भी रहे थे कि इस एस्केलेशन को बंद करो। तो डेफिनेटली ये जो एस्केलेशन की बातचीत थी, देश तो कर रहे थे, साथ में पाकिस्तान भी जिस तरह से तिलमिला गया था, जैसे हमने किराना हिल्स पे हमने हमले किए और जिस तरह से अमेरिका ने अपना स्पेशल रिकॉनेसेंस वहां एरोप्लेन भेजा, जिसकी अब बहुत पुष्टि हो रही है सोशल मीडिया पे तथ्यों के साथ, तो पाकिस्तान तो पूरा बौखला गया था, पूरा सहम गया था, उसे कुछ फेस सेवर चाहिए था। तो ये फेस सेवर के चक्कर में पाकिस्तान ने पहले हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया। अमेरिका को डेफिनेटली पता तो चल गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी खबरें अमेरिका को दे रहा होगा, अमेरिका चीन को तो पाकिस्तान दे ही रहा होगा। तो ये जो ट्रंप ने ट्वीट किया ऑफिशियल सीज़फायर अनाउंस होने से पहले, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए किया। जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने सही बताया कि वो जेडी वैंस को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अगले चुनाव के, अगले अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इसमें कोई तथ्य नहीं है। हकीकत यह है कंचन जी कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी सैनिक चोट दी थी भारत ने कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के भारत के पास आया सीज़फायर के लिए। और जैसे वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर होता है वो रोटी खा जाता है। तो भारत पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। सीज फायर हुआ ये टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी रही है, आज की नहीं, इनके पहले के जो टेन्योर में जब ये प्रेसिडेंट थे तब भी उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, मुझे लगता है जैनी साहब। मैं चाइना का भी लुक और विजन समझना चाहती हूँ कि चाइना ने ओपनली, हालांकि कई बार ये तो बात सबको पता ही थी कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उनके बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, तमाम चीज़ों को लेकर चाइना को कहीं ना कहीं लगता होगा कि पाकिस्तान की टेरिटरी उनकी खुद की है और इसीलिए पाकिस्तान को लगातार चाइना का समर्थन आता है। इस ऑपरेशन के भी दौरान पूरी तरह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। इन सब के बीच में क्या आपको नहीं लगता है जैनी साहब कि इंडिया की पॉलिसीज कमिंग फॉरवर्ड टाइम में चाइना के साथ इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद हो सकती है? कंचन जी, मैं पहले तो जो कर्नल सोडी ने और ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बोला उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर में मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे तो छोड़ो, दुनिया को ही विश्वास नहीं है। ये आदमी कब क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, कब क्या ट्वीट करेगा, उसी ट्वीट को मीट कर देगा, मीट को ही शिट बना देगा।
इसका एक इसने मजाक उड़ा रखा है अपना पूरे देश में। ठीक है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, आई सल्यूट हिम फॉर दैट। बट देखिए दो तीन चीजें, जब पहला इनका टेन्योर था तो ट्रंप ने क्या बोला था पाकिस्तान के बारे में कंचन, कि पाकिस्तान ने लगातार पिछले 70 साल हमारा बेवकूफ बनाया है और बेवकूफ बना बना के हमसे पैसे लिए हैं, IMF से पैसे लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं। जैनी साहब, फिर दोबारा IMF से कैसे पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है? लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। तो ये उसका पहला स्टेटमेंट था। अभी भी देखिए आप कि जेडी वैंस का पहला स्टेटमेंट क्या था, अरे ये तो आप दोनों के बीच की लड़ाई है, हम नहीं पड़ेंगे बीच में। तो यार तुम कहां से आ गए चौधरी बन के बीच में एकदम से, जब आपने देखा कि भारत जो है पाकिस्तान का भूसा बना रहा है, उसके नापाक इरादे सारे सामने दुनिया के आ रहे हैं, ठोक ठोक के सारों का बाजा बजा दिया, तब आ गए चौधरी बन के। एंड दिस इज द इंटरनेशनल, आई वुड से, लेट डाउन। जिस देश ने सीज फायर करना है, अरे उसको अनाउंस करने दो। तुम वहां बैठे हुए न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में अनाउंस कर रहे हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो दुनिया को? क्या आप बहुत बड़े लीडर हो? वी कैर ए डैम फॉर देम कंचन, बिकॉज इट इज नोन दैट फ्रेंडशिप विथ अमेरिका इज वर्स देन एनमिटी विथ अमेरिका. America has always proved to be a very unreliable, unresponsive ally. हमने 71 में देखा, 61 में, 65 में देखा, कारगिल में देखा। अगरचे कि 71 में हमारी यूएसएसआर के साथ में संधि नहीं होती, यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी नहीं होती, we would have been sunk in the Bay of Bengal. So let us not forget, कहते हैं कि if you don't follow history, history will repeat itself. जो इतिहास से नहीं सीखते वो सीख कर अपना मुंह काला करते हैं बाद में। तो लेट अस बी फ्रैंक। 40 साल फौज में रहने के बाद में एक कड़वा सच बोलने की आदत हो जाती है कंचन। और आपका न्यूज चैनल मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि आदमी आपके चैनल पे सच बोल सकता है, और अभी मैं सच बोल रहा हूं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, बहुत सही बोला देवनाथ जी ने। अरे भाई एक 20-25 मिनट रुक जाते, 5 बजे सीज फायर हुआ है, आपको क्या जरूरत है आगे आगे बढ़ के अपना That's typical डोनाल्ड ट्रम्प। जैनी साहब, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे, अमेरिका की साइकोलॉजी भी ऐसे ही होती होगी, इसीलिए वो दोबारा जीते भी है, क्योंकि कैंपेन में बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने की थी, एक ब्रेन वॉश जरूर वहां के युवाओं का करने की कोशिश अब की मैं होगी। आता हूं चाइना पे। Yes. आपने चाइना पे पूछा, सॉरी मैं थोड़ा डिविएट कर गया। देखिए चाइना पे हमारा स्टैंड ना चेंज हुआ है और ना होना चाहिए। और अगर कि हम इस भ्रम में हो कि क्योंकि उसने पाकिस्तान का खुल के सहारा नहीं दिया तो चाइना जरा हम चीनी भाई चीनी। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट आवर एनिमी नंबर 1, दुश्मन नंबर 1, ये चाची नंबर 1 या हीरो नंबर 1 की पिक्चर नहीं है कंचन, ये दुश्मन और दोस्त की पिक्चर है। एनिमी नंबर 1 इज चाइना। पाकिस्तान तो एक हवा है, फालतू के लिए बना रखा है और भी उसको सिखा दिया सबक। Therefore, let us not change. Let us not think that China will let us जी हो गया जी, हमारा बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई, रिप्रोशमा हो गया जी आगे पीछे। हमने कैलाश रेंज क्यों दे दिया कैलाश रेंज? हम ब्लेम करते हैं आपने अक्साई चीन दे दिया, आपने हाजी पीर दे दिया। मैं पूछता हूं क्यों दिया कैलाश रेंज? जो 27 नवंबर को कैलाश रेंज हमने ऑक्यूपाई किया था, चाइना वाज पिसिंग इन देयर पैंट्स, दे वर शिटिंग ग्रीन इन देयर पैंट्स जब हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर लिया था। क्या मास्टर स्ट्रोक था इंडियन आर्मी का और इंडियन कमांडर्स का। बट वी गेव इट अवे बिकॉज एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉर अ ब्लडी डिप्लोमैटिक विक्ट्री। लेट अस डिसाइड एज ए नेशन कंचन whether we want a diplomatic victory or we want a military victory. मैं मानता हूं that war is a extension of diplomacy, that war is an ultimate weapon of diplomacy. लेकिन आप डिसाइड कर लो कि आप डिप्लोमेसी चाहते हो या मिलिट्री एक्शन चाहते हो, उसके बाद करो आप जो करना चाहते हो। लेकिन एक साइड तो हमें मरवा रहे हो, हमारे ठीक है अब के हमारे खाली 26-27 आदमी मरे, उनके सैकड़ों आदमी मरे, लेकिन मरे तो हैं।
घर तो बर्बाद हुए हैं, अल्टीमेटली सीज फायर कर दिया। व्हाट हैव वी अचीव? आपने 9 कैंप उनके डिस्ट्रॉय कर दिए। डज इट मीन एनीथिंग? आई हैव बीन अक्रॉस द बॉर्डर, आई हैव सीन दोज मिलिटेंट कैंप्स कंचन। लेट अस नॉट से सर्जिकल स्ट्राइक पहले कभी नहीं हुआ, हमने किया 1971 में। 9 किलोमीटर अंदर जाके मारा उनका हमने आटिया बेस। हमें पता है उनके कैंप 4 बल्ली और 1 टारपोलिन होता है। जैनी साहब, छप्पड़ आप क्या होता है। सीज फायर के अगेंस्ट हैं? जी आप क्या सीज फायर के अगेंस्ट हैं? नहीं, मैं सीज फायर के अगेंस्ट नहीं हूं, पर जल्दबाजी के अगेंस्ट हूं। ओके। जब हम इतने हावी हो रहे थे और जब हम इतने अपर हैंड में थे, क्या जल्दी पड़ी थी? अरे कुछ तो यकीन करते, कुछ तो लेते। अभी वी हैव कम ऑन टू अ टॉकिंग टेबल एम्प्टी हैंडेड एंड देन वी से ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। अरे 70 साल से ऊपर हो गए कंचन जी, आखिरी बार, ये आखिरी बार आखिरी कब होगा? हजारों आदमी हमारे जेल के, हर दिन 4 लाशें आती है दिल्ली एयरपोर्ट पे डब्बे में बंद होके, जो घरों में जाती हैं। उनको हम बोलते हैं आखिरी बार है, आखिरी बार है। क्या कारगिल में आखिरी बार नहीं था? क्या जब पार्लियामेंट ठोका आखिरी बार नहीं था? क्या जब बस लेके गए थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी बार नहीं था? मैं तो तंग आ गया हूं ये आखिरी बार सुनते सुनते। कब होगा आखिरी बार? जैनी साहब, आई रिस्पेक्ट योर इमोशन। मुझे लगता है यही सर 5 सेकंड मोर। देखिए, इस समय पाकिस्तान सबसे कमजोर हालत में था, इकोनॉमिकली, सोशली, इंटरनेशनली। उनके बाद खाना नहीं, पानी भी नहीं, अब तो पेट्रोल भी नहीं, पैसा भी नहीं, और एकदम गया गुजरा कटोरा लेके घूम रहा पूरे दुनिया में। और हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। मेरे पास समय कम है, मैं आखिरी, सर मेरे पास कुछ सेकंड बचे हैं। देवनाथ जी, क्या आपकी क्या राय है सीज फायर को लेकर? क्योंकि जैसा जैनी साहब कह रहे हैं, कई लोगों की सीज फायर को लेकर रिएक्शंस अलग अलग आ रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू नो योर टेक। कंचन जी, हमेशा ये समझना पड़ेगा कि युद्ध के पहले डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स होती है, वो जब फेल होती है तो युद्ध होता है। लेकिन युद्ध से कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाया आज तक इस दुनिया में। अमेरिका और इराक की बात छोड़ देते हैं, जब भी 2 मोरलेस बराबर देश होते हैं। युद्ध सिर्फ एक माहौल पैदा करता है बातचीत का, जिसके दौरान उसके बाद दोनों देश, एक थोड़ा कमजोर होता है, एक थोड़ा मजबूत होता है, बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। यही होना है सीजफायर के बाद। अभी सिंदूर ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन आप देखेंगे अगले 10-15 दिन के बाद ही उभय पक्ष के जो पॉलिटिकल एंड कूटनीतिक विदेश मंत्रालय के अफसर हैं, वो बैठकर बात करेंगे। ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत माता की जय के नारे के साथ आज आदमपुर एयरबेस गूंज उठा था, और ये गूंज भारत में बैठे हर व्यक्ति तक पहुंची है। सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश में बैठे हर व्यक्ति तक भारत माता की जय की गूंज पहुंची है। जब पीएम मोदी, हमारे देश की टॉप लीडरशिप एक एयरबेस पहुंचती है, सैनिकों के मनोबल को और बढ़ाती है, ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देती है, और ये दिखाती है कि टेररिज्म के खिलाफ कैसे हमारी टॉलरेंस जीरो है।